यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन एंड आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू टॉपिक एंड टॉपिक इज ब्रेस्ट फीडिंग। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि एक्चुअली में ब्रेस्ट फीडिंग का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच प्रोवाइड द मिल्क टू द बेबी फ्रॉम वुमेन्स ब्रेस्ट, यानी कि जो वुमेन ब्रेस्ट होते हैं वहाँ से मिल्क प्रोवाइड करना किसी बेबी को, इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। ओके। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट। तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स की ब्रेस्ट फीडिंग करवाते तो हैं, पर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब करते हैं, जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया उसके बाद कितने टाइम बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए एक बेबी को। तो फर्स्ट वन कंडीशन देख लेते हैं, इन नॉर्मल डिलीवरी यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म हुई है किसी वुमेन के तो बेबी को हम एक आफ्टर डिलीवरी के 1 घंटे बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, इन सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी, किसी के सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी की है यानी कि ऑपरेट करके डिलीवरी परफॉर्म करवाई गई है, तब ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करवानी चाहिए। तो आफ्टर 3 to 4 आवर ऑफ डिलीवरी यानी कि डिलीवरी के 3 से 4 घंटे बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। अब इसका रीज़न देख लेते हैं, 3 से 4 घंटे बाद ही क्यों कराते हैं, पहले क्यों नहीं स्टार्ट करा सकते हैं। बिकॉज इन सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी गिवन एनेस्थेसिया दैट प्रेजेंट इन ब्लड सर्कुलेशन एंड मे बी गोइंग टू द ब्रेस्ट मिल्क। जब सीजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवाते हैं तो हम ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेशन के दौरान इंसिजन बनाना पड़ता है यानी कट लगाना पड़ता है, तो कट लगाने से पहले एनेस्थेसिया देना पड़ता है ताकि पेन वगैरह कम हो। अब एनेस्थेसिया ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, अब चांसेस होते हैं कि वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी रिलीज़ हो जाए। अगर हम वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर रिलीज़ हो चुका है और बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा देते हैं तो बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं, एनेस्थेटिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसीलिए आफ्टर 3 to 4 आवर ऑफ डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं एंड देख लेते हैं अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन की, कितना अमाउंट में ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है। तो मेनली रूप से 500 to 600 ml, 500 से 600 ml ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है एक दिन के अंदर। ओके। अब नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं और बात करेंगे वन टाइम ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड एनर्जी फॉर 2 to 3 आवर्स, सो आफ्टर 2 to 3 आवर्स फीडिंग शुड बी रिपीटेड, यानी कि एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करवा दी किसी बेबी को तो वो 3 से 4 घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब 3 से 4 घंटे बाद वापस से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेबी को, तो हमें 3 से 4 घंटे बाद रिपीटेडली आफ्टर 2 to 3 आवर्स फीडिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स ध्यान रखनी है, वरना बेबी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है। ओके। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला फीडिंग प्रोवाइड एनर्जी फॉर 3 to 4 आवर। जो फॉर्मूला फीडिंग होती है यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं निप्पल के द्वारा, यानी कि जो काऊ या बेफेलो यानी कि गाय या भैंस का जो भी दूध पास्चुरेटेड मिल्क प्रोवाइड करते हैं उसे फॉर्मूला मिल्क बोलते हैं और वो फॉर्मूला फीडिंग कहलाती है। ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो भी मिल्क प्रोवाइड किया जाता है तो वो कितने घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो 3 से 4 घंटे तक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके। हाउ मच मिल्क प्रोवाइडेड इन फॉर्मूला फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग के दौरान एक बार फॉर्मूला फीडिंग करवाते हैं तो कितना मिल्क देना चाहिए बेबी को, तो उसकी बात करते हैं। तो 30 ml पर फीडिंग, एक फीडिंग में 30 ml ही मिल्क प्रोवाइड करना चाहिए बेबी को अगर फॉर्मूला फीडिंग करवा रहे हैं। फॉर्मूला फीडिंग का मतलब समझ गए, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो मिल्क देते हैं यानी कि गाय या भैंस का जो भी मिल्क है वो प्रोवाइड करते हैं बेबी को, तो वो 30 ml ही देना चाहिए। एक बार फीड करवाने तो 30 ml देंगे एक बार में। ओके। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शो आउट करना, तो नाम से ही पता चल रहा है। मिल्क दैट ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द ब्रेस्ट इन ए कंटेनर टू फीड द बेबी। इसमें क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट मिल्क को किसी कंटेनर के अंदर ड्रेन करते हैं यानी कि निकाल लेते हैं और उसके बाद बेबी को फीड करवाते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों करते हैं एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क क्यों करते हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट से मिल्क को कंटेनर में क्यों निकालते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा या फिर कहीं पे देखा होगा कि कई लोग अपने छोटे बच्चों को, मेनली रूप से लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं, जैसे जन्म होता है लड़कियों को ऐसे ही रोड पे या झाड़ियों में फेंक के चले जाते हैं। अब उसको कोई ना कोई उठा लेता है यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है। अब उस बेबी को भी तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, उसको भी तो एक माँ के दूध की ज़रूरत है, क्योंकि बिना माँ के दूध के अच्छी तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं हो पाती बेबी को। तो अब वो जो डोनेशन के लिए जो मिल्क आता है वो इसी तरीके से किया जाता है, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस किया जाता है यानी कि कंटेनर में डोनेट किया जाता है, डाला जाता है, ताकि जब भी किसी इस टाइप के बेबी को ब्रेस्ट मिल्क की रिक्वायरमेंट हो तो उसे ये ब्रेस्ट मिल्क मिल सके। ओके। बहुत सी मदर्स होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करती हैं ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके।
अच्छी सोच वाले लोग ही आखिर ये काम कर पाते वैसे। तो स्टोरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, तो स्टोरेज कितने टाइम तक कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि हमने ब्रेस्ट मिल्क को कंटेनर में तो ड्रेन कर दिया है, निकाल लिया है, बट उसको कितने टाइम तक स्टोर रख सकते हैं, वरना वो कुछ दिन बाद तो ख़राब हो जाएगा। फिर अगर बेबी को, किसी बेबी को हम दे भी देते हैं तो वापस से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, अच्छे की जगह बुरा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं, अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम उस एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को रखते हैं तो कितने दिन तक सेव रह सकते हैं, वो 6 to 8 आवर तक सही रह सकता है, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है। अगर उसको फ्रीज के अंदर रखते हैं, फ्रीज का टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं तो 12 घंटे तक वो स्टोरेज रख सकते हैं, अच्छी तरीके से रख सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब होने लगेगा। एंड अगर फ्रीज़र के अंदर रख लेते हैं यानी कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो अप टू 3 मंथ, 3 महीने तक उसे सेव रखा जा सकता है, 3 महीने तक सेव रख सकते हैं उसको, अगर -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर रखते हैं तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को। ठीक है, समझ में आ गया एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है। जो ब्रेस्ट मिल्क कंटेनर के अंदर निकाला जाता है ताकि फ्यूचर में किसी बेबी को प्रोवाइड किया जा सके, उस मिल्क को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। ओके, अब नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं और बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की, कौन कौन से टाइप के ब्रेस्ट मिल्क हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम किसे बोलते हैं, जो फर्स्ट जैसे डिलीवरी है उसके दिन से जो ब्रेस्ट मिल्क से और 3 दिन तक जो ब्रेस्ट मिल्क बनता है, ठीक है, जैसे आज डिलीवरी है तो आज से 3 दिन तक जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होगा उस मिल्क को क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ओके, इट इज़ ए थिक येलो इन कलर एंड एल्केलाइन नेचर, ये थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, येलो इस कलर का होता है, और एल्केलाइन नेचर का होता है, इनकी पीएच इसकी 7 के अबव होती है, 7 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली, एल्केलाइन नेचर का होता है। एंड इसके अंदर कौन कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट वगैरह पाए जाते हैं, इसके अंदर विटामिन A, D, E एंड K विटामिन पाए जाते हैं, एंड प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं प्री टर्म मिल्क। ये प्री टर्म मिल्क क्या होता है, इट सीक्रेट इन प्री टर्म डिलीवरी, यानी किसी के अंदर प्री टर्म डिलीवरी यानी कि 37 वीक से पहले किसी के डिलीवरी हो चुकी है, तब वो जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोडक्शन होता है उस मिल्क को क्या बोलेंगे, प्री टर्म मिल्क बोलते हैं। इट कंटेन हाई रीच ऑफ न्यूट्रिएंट, इसके अंदर हाई रीच न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। मिल्क दैट सीक्रेट आफ्टर 3 डे ऑफ डिलीवरी टू 2 वीक, यानी कि 1 से 3 दिन तक जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसे तो कोलेस्ट्रम बोल देंगे। अब 3 दिन के बाद और 2 वीक तक जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है उस मिल्क को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। ओके, इट कंटेन हाई फैट एंड शुगर, इसके अंदर हाई फैट होती है और शुगर प्रेजेंट होती है। मैच्योर मिल्क किसे बोलते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। मिल्क दैट सीक्रेट आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवरी के 2 वीक के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो सीक्रेट होता है मिल्क, उसे बोलेंगे मैच्योर मिल्क। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इट इज़ वाटरी मिल्क दैट कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट, ये एक वाटरी टाइप का मिल्क होता है एंड इसके अंदर ऑल टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और बात कर लेंगे फिफ्थ नंबर के फोर मिल्क किसे बोलते हैं। मिल्क दैट सीक्रेट एट स्टार्टिंग ऑफ फीडिंग, जैसे हम स्टार्ट करते हैं फीडिंग तो जब मिल्क स्टार्ट होता है सीक्रेटिंग होना, जैसे कि मान लो बेबी ने सक करना स्टार्ट किया, जो मिल्क सीक्रेट होगा ब्रेस्ट से उसको बोल देंगे फोर मिल्क। ओके, यानी कि अपर दूध, यानी कि ऊपर ऊपर का दूध। मान लो कि एक गिलास के अंदर आपने दूध ले लिया, अब ऊपर ऊपर का एक बार झुकाएंगे जो दूध बाहर निकल जाता है उसको बोल देंगे फोर मिल्क, यानी कि ऊपर ऊपर का जो दूध है स्टार्टिंग जो फीडिंग स्टार्ट करते हैं तब जो सीक्रेट होता है मिल्क उसे फोर मिल्क बोल देते हैं। एंड हिंड मिल्क जो नीचे का बचा हुआ दूध है लास्ट में, जो फोर मिल्क तो सीक्रेट हो चुका है, अब जो बाद का जो मिल्क है उसे क्या बोल देंगे, हिंड मिल्क, यानी कि एंड ऑफ फीडिंग, जो फीडिंग के एंड में सीक्रेट होता है। जैसे कि एक गिलास में दूध लिया, ऊपर का एक बार झुका दिया, जो बिखर गए वो फोर मिल्क, अब बचा हुआ जो जो एंड में उसके बाद दोबारा झुकाएंगे तब जो बिखरने वाला दूध होगा, यानी कि लास्ट में बचा हुआ हिंड मिल्क। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग की। अपन देख चुके हैं किस टाइप से कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है, क्या क्या काम, किस टाइप के ब्रेस्ट मिल्क होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, कब कितना मिल्क देना है, फॉर्मूला फीडिंग के अंदर कितना मिल्क देना है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क किसे बोलते हैं, कितने टाइम तक उसको सेव रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेन की ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय पोजीशन कौन सी रखनी है। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं
मदर पोजीशन की कि माँ को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सेमी रिक्लाइन या सेमी सीटिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर दूसरी पोजीशन लाइंग डाउन पोजीशन। सेमी रिक्लाइन इस टाइप की पोजीशन होती है जिसमें अपना ट्रंक एरिया थोड़ा एलिवेटेड होता है 30 डिग्री के आसपास या सेमी सीटिंग पोजीशन में, एंड दूसरी पोजीशन होगी लाइंग डाउन पोजीशन। ओके, अब नेक्स्ट वन बात करते हैं बेबी को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्रेडल होल्ड पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं या क्रॉस क्रेडल होल्ड पोजीशन एंड साइड लाइन पोजीशन या फिर फुटबॉल होल्ड पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको एक एक बता देते हैं कि ये कौन कौन सी टाइप की पोजीशन किस टाइप से प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट वन देख लेते हैं क्रेडल होल्ड फीडिंग। इसमें क्या करते हैं, बेबी को सपोर्ट कर लेते हैं आर्म के अंदर सेम साइड एट द ब्रेस्ट। जिस साइड का ब्रेस्ट, जैसे कि मान लो कि राइट साइड के ब्रेस्ट से हम ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो राइट साइड के हैंड से ही बेबी को सपोर्ट करना है। ओके, और क्रॉस क्रेडल पोजीशन के अंदर मान लो कि राइट साइड के ब्रेस्ट से फीडिंग करवा रहे हैं तो बेबी को होल्ड कौन से हैंड से करेंगे, लेफ्ट साइड के हैंड से होल्ड करते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं सेकंड नंबर में। यानी कि अपोजिट साइड हैंड यूज में लेना है, यानी कि राइट साइड के ब्रेस्ट से फीडिंग हो रही है तो लेफ्ट साइड के हैंड से बेबी को सपोर्ट करना है। साइड लाइन पोजीशन तो जानते हैं आपको, लेटरल साइड में लेट के उसके बाद जो बेबी को भी लेटा के पोजीशन प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है, ये साइड लाइन पोजीशन होती है। फुटबॉल होल्ड पोजीशन क्या होती है, इसमें बेबी को मान लो कि राइट साइड के ब्रेस्ट से फीडिंग करवा रहे हैं तो उसके जो हेड होगा वो राइट साइड होगा और बाकी जो बॉडी पार्ट्स होगा वो दूसरी साइड उसके लेटरल साइड में निकला हुआ होगा, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। यानी कि बेबी को गोद में बीच में नहीं सुलाते हैं, साइड में सुलाते हैं और जिस साइड का ब्रेस्ट से फीडिंग करवाने उस साइड में सुलाते हैं और बस हेड को उसके मदर की थाई पे प्लेस करते हैं और वहाँ से हैंड से होल्ड करते हैं फुटबॉल की तरह। ओके, आई थिंक आप डायग्राम देख के समझ पा रहे होंगे कि फुटबॉल होल्ड पोजीशन किस टाइप की होती है। ओके, अब मेन फैक्ट की बात करते हैं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बेबी नेक शुड बी फुली स्ट्रेट एंड बॉडी सपोर्टेड विद बोथ हैंड। जो बेबी की नेक होनी चाहिए वो फुली स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए स्ट्रेट, क्योंकि अगर स्ट्रेट नहीं हुई तो एस्पायरेशन के चांस भी हो सकते हैं और अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, आसानी से बेबी सक नहीं कर पाएगा एंड अनकंफर्टेबल फील करेगा। ओके, अब टेक्निक देख लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली में किस टाइप से प्रोवाइड करनी है, किस टाइप से ब्रेस्ट फीडिंग एक बेबी को करवानी है। टेक्निक की बात कर रहे हैं तो राइट टाइप ऑफ टेक्निक होगी, सबसे पहले मदर और बेबी को अच्छी तरीके से मदर को सबसे पहले हैंड वॉश करने एंड क्लीन करने निप्पल को विद ल्यूक वार्म वाटर टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी कि मदर को सबसे पहले हैंड वॉशिंग करनी है और उसके बाद जो ब्रेस्ट पे निप्पल होती है उनको हल्के गुनगुने पानी से साफ करना है ताकि जो भी डस्ट वगैरह वहाँ पे अटैच हुई है वो हट जाए, ताकि बेबी जब सक करे तो उसके माउथ के अंदर एंटर ना हो और इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, प्रिवेंट किया जा सके। फर्स्ट वन एक्शन परफॉर्म कर चुके हैं, हैंड वॉशिंग वगैरह हो चुकी है, हाइजीन मेंटेन कर ली। आफ्टर देन करेक्ट पोजीशन मेंटेन करनी है मदर की एंड जो बेबी है उसकी पोजीशन मेंटेन कर चुके हैं। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर देंगे। अब ब्रेस्ट फीडिंग भी प्रोवाइड कर चुके हैं और मेन एक्शन क्या होगा आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीशन, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीटिंग बर्थ द बेबी टू प्रिवेंट फ्रॉम GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए बर्फ करते हैं। अब बर्फ का मतलब क्या होता है, बर्फ का मतलब होता है कि जो बेबी का बैक साइड होता है यानी कि जो कमर वाला एरिया होता है वहाँ पे टैप करते हैं या फिर स्वाइप करते हैं लोअर से अपर साइड में, ताकि जो स्टोमक के अंदर एयर जा चुकी है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो रिमूव आउट हो सके। अगर एयर रह गई तो क्या होगा, GERD के चांसेस होते हैं और GERD होने से एस्पायरेट कर सकता है बेबी मिल्क को और बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो मेन एक्शन होगा ब्रेस्ट फीडिंग जैसे कंप्लीट हो जाती है तो बर्प करना है बेबी को, यानी कि टैपिंग करनी है बैक साइड पे। ओके, तो ये मेन एक्शन है, ये ध्यान में ही रखना है। मदर को बताना है एज ए नर्स, अपना मेन रोल है ये, एक जो लैक्टेटिंग मदर है उसको बताना। अब आपको लाइव सिचुएशन दिखा देते हैं कि एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग किस टाइप से प्रोवाइड की जाती है। तो इस टाइप से सबसे पहले अपने हाइजीन मेंटेन कर लिए मदर ने अपनी, एंड उसके बाद पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे मदर को एंड फीटस को और फुली स्ट्रेट रखेंगे बेबी को। एंड उसके बाद उसके जो हेड है उसको निपल की साइड में ले जाते हैं एंड कंप्लीट निपल को इंसर्ट करना है बेबी के माउथ के अंदर। ओके, एंड उसके बाद बेबी को सक करवाना है ताकि वो आसानी से ब्रेस्ट फीड कर पाए और इस टाइप से बेबी सक करने लगता है। कंप्लीट जो निपल है उसको बेबी के माउथ के अंदर इंसर्ट करना है, ये मेन एक्शन है ताकि अच्छी तरीके से आसानी से वो
इस टाइप से हाफ निपल को बाहर नहीं रखना है, कम्प्लीटली निपल को माउथ के अंदर प्लेस रखना है इस टाइप से, ताकि अच्छी तरह से सक कर पाए और ब्रेस्ट मिल्क रिलीज हो पाए। ओके, तो इस टाइप से ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग तो प्रोवाइड कर दी है, अब ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड क्यों की जाती है, अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं, न्यूबॉर्न जो बेबी है उसके लिए क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग के। फर्स्ट वन होगा प्रोवाइड न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग से, जो ब्रेस्ट मिल्क है वहाँ से न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते हैं ताकि बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट आसानी से हो सके। इन ब्रेस्ट मिल्क प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, फर्स्ट में देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट किस टाइप से हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, यानी कि लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। और लैक्टोज शुगर का फंक्शन बात कर लेते हैं, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है लैक्टोज, ताकि जो बोन वगैरह है उनकी ग्रोथ हो सके और स्केलेटल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं लैक्टोज का, इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एंटेरोबेसिलाई, यानी कि जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं उनको डेथ करके इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने वाला जो बैक्टीरिया होता है एंटेरोबेसिलाई, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं ताकि इन्फेक्शन से प्रिवेंट हो सके बेबी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं प्रोटीन किस टाइप से हेल्प करता है। लैक्टोएल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लैक्टोएल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोबुलिन दो टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, एंड ग्लोबुलिन का काम होता है जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी होती हैं आईजीई जो भी एंटीबॉडीज होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन उनका फॉर्मेशन करना ग्लोबुलिन का काम होता है। नेक्स्ट वन इसके अंदर होता है एमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ट्यूरिन एंड सिस्टीन नाम के, उनका काम क्या होता है, ये सिंथेसिस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का, जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं एसीटीएच या फिर गाबा, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करते हैं एमाइनो एसिड, मेनली उससे ट्यूरिन एंड सिस्टीन। ओके, अब बात कर लेते हैं फैट, और फैट किस टाइप से हेल्प करती है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं माइलिनेशन ऑफ नर्व, जो नर्व सेल्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कौन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। ओके, ताकि नर्व सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग हो सके और अच्छी तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर पाए। सेकंड फंक्शन देख लेते हैं किस टाइप से हेल्प करता है ब्रेस्ट मिल्क बेबी की। फर्स्ट हो गया न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है, सेकंड प्रोटेक्टिव वैल्यू यानी कि बेबी को इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो इसके अंदर बात कर लेते हैं इन ब्रेस्ट मिल्क प्रेजेंट आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है जिसका काम क्या होता है बेबी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट वन बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर बाइफेडस फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब बाइफेडस फैक्टर का काम क्या होता है, ये इकोलाई जो इन्फेक्शन होता है उनसे प्रिवेंट करते हैं। अब कैसे प्रिवेंट करते हैं वो बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जो नॉर्मल फ्लोरा है उसकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही इकोलाई इन्फेक्शन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो नॉर्मल फ्लोरा के द्वारा उसको डेड कर दिया जाता है और बेबी को प्रिवेंट कर लिया जाता है इन्फेक्शन से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह से प्रोटेक्टिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, और इसका काम क्या होता है, न्यूबॉर्न को मलेरिया से प्रिवेंट करते हैं। मलेरिया से प्रिवेंट करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर वो कौन सा होता है, पैरा एमाइनो बेंजोइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं किस टाइप से प्रोटेक्टिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन लैक्टोफेरिन, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर लैक्टोफेरिन प्रेजेंट भी होता है और इसका काम होता है न्यूबॉर्न को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। और कौन से टाइप के इन्फेक्शन से, जो एंटेरोबैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन से। अब एंटेरोबैक्टीरिया अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन कोज कर सकता है, लाइक एज यूटीआई, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या एंडोकार्डाइटिस, इस टाइप के इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है एंटेरोबैक्टीरिया। अब एंटेरोबैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है कौन, लैक्टोफेरिन। क्लियर। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। अब बात कर लेते हैं बेबी को तो क्या बेनिफिट हो चुके हैं वो तो हम देख चुके हैं। अब मदर को क्या बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से। फर्स्ट देख लेते हैं प्रोड्यूस लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल एमनोरिया प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से। अब ये इसका मतलब होगा एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्रेस्ट फीडिंग के वजह से एमनोरिया हो रहा है तो उसे क्या बोल देंगे, लैक्टेशनल एमनोरिया बोलते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन किस टाइप से हेल्प करता है, प्रिवेंट फ्रॉम पोस्ट पार्टम हेमरेज, यानी कि जब डिलीवरी के बाद जो हेमरेज होती है उससे प्रिवेंट करता है कौन, ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग किस टाइप से पोस्ट पार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करता है, हाउ डज प्रिवेंट इट।
तो व्हेन बेबी सक द निपल देन रीच सेंसेशन टू द हाइपोथैलेमस, जब बेबी सक करता है तो सेंसेशन हाइपोथैलेमस पे जाते हैं एंड उसके बाद हाइपोथैलेमस सेंसेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ट्रांसफ़र कर देती है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। ओके, अब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो चुका है एंड ऑक्सीटोसिन किस टाइप से काम करेगा, किस टाइप से हेमरेज को रोकेगा। तो ऑक्सीटोसिन के मेनली रूप से दो काम होते हैं। फर्स्ट काम होता है कि ये रिलीज द मिल्क फ्रॉम निपल, निपल से रिलीज करवाता है मिल्क को। और मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। और रिलीजिंग का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, एक तो ये काम हो गए। अब मेन बात करते हैं हेमरेज से कैसे प्रिवेंट करता है। ये यूटेराइन आर्टरी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी और हेमरेज क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से पोस्टपार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करता है कौन, ब्रेस्ट फीडिंग। और किस टाइप से, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जब बेबी सक करता है और यूटेराइन आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और हेमरेज स्टॉप हो जाती है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है एंड आज के सेशन के साथ कंप्लीट जो जनरल पीडिया होती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। एंड कल से हम स्टार्ट करने वाले सिस्टमेटिक पीडिया, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नर्व सिस्टम। ओके, चलो फिर, तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।